आइए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। और जीएसटी के अंदर देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब है जीएसटी की पेमेंट करना। तो देखिए जिस टैक्स की पेमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो क्या होता है आउटपुट टैक्स, पहले हम इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। देखिए मिस्टर ए एक सप्लायर है, इन्होंने सप्लाईज प्रोवाइड करी मिस्टर बी रिसिपिएंट को, और मिस्टर बी ने देखिए इन सप्लाईज को यूज करके आगे फाइनल प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाया। तो यहाँ पर जब मिस्टर ए ने सप्लाईज प्रोवाइड की मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी इसके लिए पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के अंदर देखिए दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो सप्लाईज प्रोवाइड की गई है उसकी कीमत, और इसमें ऐड होगी आपकी जीएसटी का अमाउंट टैक्स। तो ये जो टैक्स पे किया जा रहा है मिस्टर ए के लिए, ये होगा आउटपुट टैक्स। मतलब मिस्टर ए इस आउटपुट टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेंगे और मिस्टर बी के लिए ये इनपुट टैक्स बन जाएगा। इसी तरह जब मिस्टर बी ने देखिए आगे सप्लाईज प्रोवाइड करी फाइनल कंज्यूमर को, तो ये इनसे पेमेंट रिसीव करेंगे और इस पेमेंट के साथ ये भी टैक्स कलेक्ट करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ये भी रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो यहाँ पर मिस्टर बी के लिए जो ये टैक्स कलेक्ट करेंगे ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो ये है आपके देखिए आउटपुट टैक्स का मतलब, और इसी आउटपुट टैक्स की पेमेंट की जाती है जीएसटी के अंदर। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन क्या है इस चीज को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए क्या लिखा, टैक्स चार्ज ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज और बोथ। आउटपुट टैक्स का मतलब है जो टैक्स चार्ज किया गया टैक्सेबल सप्लाईज पर, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, या गुड्स और सर्विसेज बोथ के ऊपर। और यहाँ पर देखिए ये जो टैक्स चार्ज किया जाएगा ये किसके द्वारा चार्ज किया जाएगा, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 और 24 के अंदर जो व्यक्ति लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा देखिए यहाँ पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसके बाद देखिए बट एक्सक्लूड, मतलब इसके अंदर से कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी। क्या, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो टैक्स आपका पेबल है वो आपको आउटपुट टैक्स के अंदर नहीं ऐड करना है। इस चीज को समझने के लिए एक और एग्जांपल, मिस्टर ए देखिए गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर हैं, इन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को देखिए सप्लाईज प्रोवाइड करी बी, सी, डी और ई। इसी के साथ साथ देखिए जो सप्लाईज इन्होंने मिस्टर ई को प्रोवाइड करी ये टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्सेबल है, इसका क्या मतलब है, जैसा कि आपने यहां पर देखा था कि जो आउटपुट टैक्स था ये गवर्नमेंट को पे किया जा रहा था, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज का केस, जिसमें सप्लायर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखिए जो रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। तो जब जिम्मेदारी मिस्टर ई की आ गई, रिसिपिएंट की आ गई, तो मिस्टर ए की तो रही नहीं जिम्मेदारी पे करने की, तो मिस्टर ए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आप इसको क्यों ऐड करोगे। इसीलिए कह दिया कि एक्सक्लूड कर दीजिए आउटपुट टैक्स में से उसको जो रिवर्स चार्ज के अंदर पेबल है, और बहुत लॉजिकल भी है ये चीज। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स अमाउंट टू गवर्नमेंट मिस्टर ई के ऊपर आती है। तो ये है देखिए आपका पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब। अब इन्हीं सब चीजों को एक बार आपको मैं टेक्स्ट में दिखा देना चाहता हूं। देखिए आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन के रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, जो टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर टैक्स चार्ज किया गया है। बहुत नेचुरल सी बात है, देखिए एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के ऊपर तो टैक्स चार्ज किया नहीं जाएगा। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट बट एक्सक्लूड टैक्स पेबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब ये सप्लाईज अगर एजेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है तब भी आपको आउटपुट टैक्स में उन्हें ऐड करना है, और रिवर्स चार्ज में जो टैक्सेबल आपका पेबल है वो माइनस कर देना है। तो ये है मतलब यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स का। अब पेमेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को कैसे किया जाता है इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए देखिए आपको जो मेन चीज समझनी होगी वो है आपके ई लेजर्स। देखिए 3 तरीके के ई लेजर्स बनते हैं जीएसटी के अंदर। अब देखिए ई लेजर लग रहा है, इससे आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं। और इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही लेजर आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल पर होते हैं। अब कौन से ये 3 लेजर्स हैं इनको हम समझ लेते हैं, इसके बाद आपके लिए किस तरीके से टैक्स पेमेंट होती है वो समझना आसान होगा। तो पहला देखिए आपका होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये वो लेजर है जिसके अंदर सप्लायर, एक रजिस्टर्ड पर्सन, अपना देखिए कैश डिपॉजिट करता है और इस कैश की मदद से वो पेमेंट कर सकता है टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की, या कोई भी अमाउंट जो उसे जीएसटी के अंदर पे करना होता है। यही बात देखिए यहाँ पर लिखी गई है। इट रिफ्लेक्ट
ऑल डिपॉजिट्स मेड इन कैश, जो भी डिपॉजिट्स कैश में किए गए हैं इस अकाउंट के अंदर वो आपको रिफ्लेक्ट होंगे। और ये डिपॉजिट कौन करता है? ये रजिस्टर्ड पर्सन खुद करता है। इसके साथ साथ टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस मेड ऑन अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, अगर टैक्स पेयर का कहीं टीडीएस या टीसीएस कटा है तो वो भी यहाँ पर शो होता है। अब देखिए यहाँ पर जो टीडीएस और टीसीएस कट रहा है ये इनकम टैक्स वाला टीडीएस या टीसीएस नहीं है, जीएसटी के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस देखिए डिडक्ट होता है और कलेक्ट होता है। तो ये जो टॉपिक है आपका देखिए टीडीएस और टीसीएस वाला जीएसटी के अंदर, ये फाइनल लेवल पर डिस्कस किया गया है। तो आप जब सीए फाइनल पढ़ेंगे तब आप इसको डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि जब मिस्टर ए ने सप्लाईज प्रोवाइड करी मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने पेमेंट करी तो जीएसटी का अमाउंट भी पे करा। तो ये जो अमाउंट जीएसटी का पे करा मिस्टर बी ने, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगा। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। देखिए इट विल रिफ्लेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न्स एंड क्रेडिटेड ऑन प्रोविजनल बेसिस। देखिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका वो प्रोविजनल बेसिस पर इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रोविजनल बेसिस का क्या मतलब है? बिफोर कंप्यूटिंग दी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। देखिए होता क्या है, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है जितना भी आपने टैक्स पे करा, और आप उसको एडजस्ट करोगे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। तो कितना इनपुट टैक्स आपको मिलना चाहिए ये चीज कब डिफाइन होगी? जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 3 और जिस व्यक्ति से आपने सामान खरीदा है या सप्लाईज ली है वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। तो गवर्नमेंट इन दोनों को रिकंसाइल करेगी, देखिएगी कि जिस व्यक्ति ने सेल करी है क्या उसने अपनी सेल के अंदर आपके द्वारा दिखाई गई परचेजेस को इंक्लूड किया है, तो ये दोनों चीजें रिकंसाइल हो जाएंगी। तो ये रिकंसिलेशन होने से पहले ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोविजनल बेसिस। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है ये आपका बाद में डिटरमाइन किया जाता है जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। बहुत सिंपल। इस अकाउंट का यूज आप किस लिए कर सकते हैं? देखिए द क्रेडिट इन दिस लेजर कैन बी यूज टू मेक पेमेंट ऑफ ओनली टैक्स। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए कर सकते हैं, और यहां पर टैक्स का मतलब है आउटपुट टैक्स एंड नॉट अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एक्सेट्रा। देखिए जैसा आपने यहां पर देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज आप देखिए टैक्स की पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, पेनल्टी के लिए भी कर सकते हैं, फीस के लिए भी कर सकते हैं, या कोई भी अमाउंट आपको जो जीएसटी के अंदर पे करना है उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स की पेमेंट के लिए ही करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी अमाउंट पेबल है आपकी जीएसटी में वो आप इससे पे नहीं कर सकते। बहुत सिंपल। नेक्स्ट आपका कौन सा अकाउंट है इसमें या लेजर है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये क्या है? ये आपका देखिए जो रजिस्टर है ये बताता है कि आपकी कितनी लायबिलिटी है जीएसटी के अंदर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बताता है एक टैक्स पेयर की आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ, किसी पर्टिकुलर मंथ की नेटिंग करने के बाद। नेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए नेटिंग का मतलब है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के बाद कितनी लायबिलिटी आपकी रह गई है आफ्टर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये चीज आपकी बताई जाती है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। तो देखिए तीनों लेजर्स आपने पढ़ लिए हैं। अब हम एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करनी है। तो देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज कीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपका क्रेडिट आ जाता है जो भी आपने टैक्स पे करा उसका, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ता है। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया जाता है ताकि आप अपनी पेमेंट कर सके टैक्स की। अब हम इस चीज को समझते हैं। तो देखिए एक डायग्राम दिखाया गया यहाँ पर बहुत सिंपल सा। मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करने के लिए क्या मोड्स हैं? तो दो मोड्स हैं देखिए आपके। पहला आपका ऑनलाइन पेमेंट, दूसरा आपका ऑफलाइन पेमेंट। दोनों ही मोड्स आपके पास अवेलेबल है। ऑनलाइन पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, कितना भी अमाउंट आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करके डिपॉजिट करते हैं तो भी आपके पास कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना पैसा अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट कर सकते हैं। बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑफलाइन मोड। तो ऑफलाइन मोड के अंदर देखिए आपका एनईएफटी या आरटीजीएस है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। अब मन में एक सवाल यहाँ पर आता है कि सर एनईएफटी और आरटीजीएस ऑफलाइन मोड कैसे हो गया? ये तो हम खुद अपने लैपटॉप पे बैठकर कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर ऑनलाइन बैंकिंग नहीं ले रखी है तो आपको एनईएफटी या आरटीजीएस कराने के लिए बैंक ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। वहां पर एक फॉर्म होता है, आप उस फॉर्म को भर के दे दीजिए, वो एनईएफटी और आरटीजीएस
कर देते हैं। तो ये है देखिए आपके मोड। इसके बाद एक मोड आता है आपका ओवर द काउंटर, मतलब आप काउंटर पे कैश देकर अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी। कितनी लगा दी? ₹10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। हर एक टैक्स पीरियड में आप मैक्सिमम एक चालान के ऊपर 10,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है चालान। इस चालान वर्ड का क्या मतलब है, इसको हम अभी समझ लेते हैं। पहले आपने समझ लिया कि किस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखिए जितनी भी चीज़ें आपने अभी यहाँ पर देखी, इन चीज़ों को हम एक बार टेक्स्ट फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में देखिए आपको इसी तरीके से लिखना है। तो 3 तरह के लेजर्स होते हैं आपका, कैश, क्रेडिट और लायबिलिटी रजिस्टर हमारा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपका रिकॉर्ड्स रखता है डिपॉजिट्स का, रिसीट्स का और इसकी यूटिलाइजेशन का, जो आपने अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए किया है। और एक टैक्सेबल पर्सन देखिए अमाउंट डिपॉजिट करता है जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इसका यूज कर सकता है टैक्स की पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की या कोई भी दूसरे अमाउंट की जो जीएसटी के अंदर पेबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बताया गया कि कौन कौन से प्रिस्क्राइब्ड मोड्स हैं डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो जो चीज़ें आपने यहाँ पर देखी बस टेक्स्ट में लिख दिया गया। देखिए इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की मदद से ऑथोराइज्ड बैंक के, या एनईएफटी या आरटीजीएस करके किसी बैंक में जाकर ओवर द काउंटर आप 10,000 रुपए तक की देखिए डिपॉजिट कर सकते हैं पर चालान पर टैक्स पीरियड में। कैश में करें, चेक में करें या फिर डिमांड ड्राफ्ट में करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपने ये लास्ट पॉइंट पढ़ा कि 10,000 रुपए की लिमिट है। देखिए अगर आप कैश में डिपॉजिट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट, जो कि आपने इमेज की मदद से यहाँ समझा, इसकी एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट ऑन डिपॉजिट्स टू बी मेड बाय। अगर देखिए डिपॉजिट किए जा रहे हैं नीचे दिए गए पर्सन्स के द्वारा, तो ये 10,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आप 10,000 से ज्यादा का भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कब नहीं होगी? बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एनी अदर डिपॉजिट्स मेड बाय पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखिए कैश में डिपॉजिट करना चाहता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा, तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये 10,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। या फिर कमिश्नर नोटिफाई कर दे अगर किसी पर्सन को, और कमिश्नर का मतलब यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के कमिश्नर से, तो वो कमिश्नर के पास भी ये पावर है देखिए कि वो नोटिफाई कर दे किसी पर्सन को, तो वो भी 10,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कर सकता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका देखिए प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इंक्लूडिंग द रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर ऑफिसर ने देखिए या फिर कोई दूसरा ऑफिसर जो कि ऑथोराइज्ड है, उसने रिकवरी करी है आउटस्टैंडिंग ड्यूज की। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ड्यूज का मतलब है जीएसटी के आउटस्टैंडिंग ड्यूज की। ठीक है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन से या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से। मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन था देखिए, उसने अपना टैक्स ठीक से डिपॉजिट नहीं करा, तो प्रॉपर ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी और देखिए वहां पर उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली और उस प्रॉपर्टी को बेचकर कुछ रिकवरी करी है। अब वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है या इमूवेबल, उसको बेचकर जो रिकवरी हुई है वो डिपॉजिट कर रहा है अगर प्रॉपर ऑफिसर, तो वहां पर 10,000 की लिमिट नहीं लगेगी। इसी तरह अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन था देखिए, उसने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था जबकि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था, तो प्रॉपर ऑफिसर ने देखिए इन्वेस्टिगेशन करी, पता लगा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिससे टैक्स इवेजन कर सके, उसकी प्रॉपर्टी सीज करी, देखिए सेल कर दी डिपार्टमेंट ने, चाहे मूवेबल थी इमूवेबल, वहां पर भी ये लिमिट नहीं लगेगी। थर्ड है देखिए प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड फॉर द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी और एनी एडहॉक डिपॉजिट। देखिए प्रॉपर ऑफिसर या कोई दूसरा ऑफिसर जो कि ऑथोराइज है, उसने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि व्यक्ति को टैक्स ज्यादा पे करना था लेकिन पे नहीं करा, लेकिन जिस पर्सन की देखिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उसने प्रॉपर ऑफिसर को क्या कहा कि सर ठीक है मैं पूरा टैक्स पे कर दूंगा, आप मेरे से कैश ले लीजिए या चेक ले लीजिए या डिमांड ड्राफ्ट ले लीजिए और मेरा जितना भी टैक्स बनता है वो सारा पेमेंट करवा दीजिए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब प्रॉपर ऑफिसर देखिए ये कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट रिसीव करेगा तो वहां पर भी 10,000 रुपए की लिमिट नहीं लगेगी। ये बात देखिए यहाँ पर बताई गई थी। तो देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया है कि पेमेंट ऑफ टैक्स में आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है और कौन से वो 3 अकाउंट्स हैं आपके जो बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली
जीएसटी कॉमन पोर्टल पर और किस तरीके से कैश डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अब इस कैश लेजर की मदद से या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की मदद से किस तरीके से टैक्स की पेमेंट की जाती है, इस चीज को हम समझेंगे। सेकंड अमेंडमेंट पे चलने से पहले मैं आपको जरा पुराना लॉ रिकॉल कराना चाहूंगा। देखिए, पुराने लॉ में हमने देखा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना है तो दो मोड्स आपके पास हुआ करते थे। एक होता था ऑनलाइन मोड, एक होता था ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मदद से। ऑफलाइन की अगर बात की जाए तो आप बैंक में जाकर एनईएफटी या आरटीजीएस करवा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। ओवर दी काउंटर भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और इस सिचुएशन में 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड आप कर सकते हो। और जो ओवर दी काउंटर पेमेंट होती है वो सिर्फ एक ही ब्रांच में होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच कहते हैं। ये चीज भी हमने पढ़ी थी। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करने के मोड्स में दो मोड्स और इंक्लूड कर दिए हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत यूज किए जाते हैं। पहला मोड है इसमें आपका यूपीआई का, आप लोगों ने देखा है कितना ज्यादा यूपीआई हम यूज करते हैं। सेकंड है आईएमपीएस का। तो इन दो मेथड्स की मदद से भी आप जीएसटी पोर्टल पर अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। पहले ये चीज अलाउ नहीं थी, अब ये चीज अलाउ कर दी गई है और यहां पर भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप डिपॉजिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किस तरीके से कैश डिपॉजिट किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर की मदद से आप अपने आउटपुट टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो किस तरीके से पेमेंट की जाएगी, अब हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका फॉर्म जीएसटी PMT 06 और इसी फॉर्म की मदद से व्यक्ति देखिए अपना जीएसटी का अमाउंट पे करता है। इसको हम चालान भी कहते हैं और ये चालान देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाता है, मैनुअली आप इसको जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस चालान के अंदर देखिए आपका CPIN नंबर, जीएसटी सप्लायर का उसका लीगल नाम, ईमेल आईडी क्या है, किस एड्रेस पे रजिस्टर है, देखिए मोबाइल नंबर, किस डेट को ये चालान जनरेट हुआ। इस चालान की देखिए वैलिडिटी पीरियड भी होती है जो कि 15 दिन होती है। तो कब तक ये चालान वैलिड रहेगा वो भी यहाँ बताया जाता है। कितना आपको जीएसटी के अंदर CGST, IGST, सेस पे करना है, तो सारी डिटेल यहाँ पर गिवन होती है। तो इसी चालान की मदद से देखिए पेमेंट की जाती है। अब देखिए, पेमेंट प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को समझना होगा और वो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम और आसानी से पेमेंट प्रोसेस को समझ सकते हैं। पहली ये देखिए आपकी इसमें CPIN का क्या मतलब होता है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब आप चालान जनरेट करते हैं तो उस चालान के ऊपर ये नंबर आता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो ये नंबर देखिए चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय द टैक्स पेयर। जब एक टैक्स पेयर चालान जनरेट कर लेता है तो ये नंबर आता है। 14 डिजिट का देखिए ये यूनिक नंबर होता है और 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। अब 15 दिनों के लिए वैलिड होता है, इसका क्या मतलब है कि इस चालान के अगेंस्ट में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं इस चालान को यूज करके, तो वो आपको 15 दिनों के अंदर करना होगा। 15 दिनों के बाद अगर आप पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इस चालान के अगेंस्ट में नहीं होगा, आपको नया चालान जनरेट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल। इसके बाद देखिए आता है आपका CIN, जिसको हम बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये क्या होता है, देखिए जब CPIN जनरेट हो जाता है, जब आपने चालान जनरेट कर लिया तो इसके बाद आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए ये नंबर जनरेट होता है बाय बैंक, मतलब बैंक के द्वारा ये नंबर जनरेट किया जाता है। और इसी नंबर में होता क्या है कि जो आपका CPIN था वो 14 डिजिट का होता है, तो इसी CPIN के अंदर 3 डिजिट्स और ऐड हो जाती हैं और ये 17 डिजिट का नंबर बन जाता है, जिसको हम CIN कहते हैं। और ये जो 3 डिजिट होते हैं ये बैंक के कोड होते हैं कि किस बैंक से आपने पेमेंट करी है, उस चीज को ये शो करता है। इसी के साथ साथ देखिए एक नंबर और जनरेट होता है आपका, जिसको हम BRN कहते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी बैंक रेफरेंस नंबर। ये ट्रांजैक्शन नंबर है जो कि बैंक के द्वारा दिया जाता है कि किस चालान के अगेंस्ट में ये बैंक के द्वारा पेमेंट की गई है। बहुत सिंपल। इसके बाद देखिए आपका एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट EFPB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए EFPB स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए जीएसटी के अंदर जो टैक्स की पेमेंट होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऑनलाइन होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन जो ऑफलाइन पेमेंट है ये बहुत कम जगह पर होती है। मतलब देखिए these are branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST. Each authorized bank will nominate only one branch as its EFPB for pan India transaction. देखिए ये जो ब्रांच होती है ये
ऑथोराइज्ड बैंक की वो ब्रांच है जो कैश में जीएसटी का कलेक्शन कर सकती है, और हर एक बैंक को अपनी सिर्फ एक ही ब्रांच ऐसी नॉमिनेट करनी होती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच कहा जाएगा। और ये देखिए ऑल इंडिया लेवल पर की जाती है। मतलब एक बैंक, सपोज अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक ऑल इंडिया लेवल पर अपनी सिर्फ एक ही ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच डिक्लेयर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा ब्रांचेस को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो देखिए डेफिनेशन अब आपने देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पेमेंट की जाती है। तो ये था देखिए आपका PMT 06 चालान जिसको जनरेट करके आप पेमेंट करते हैं। और पेमेंट देखिए जब आपने ये चालान जनरेट किया तो आपका CPIN जनरेट हुआ, और जब आप इस चालान की मदद से पेमेंट करेंगे तो देखिए इसी CPIN नंबर के बाद CIN नंबर जनरेट होगा जिसमें 3 डिजिट्स और ऐड हो जाएंगी जो कि बैंक के कोड होंगे, और बैंक की थ्रू जब आप पेमेंट करेंगे देखिए तो आपका बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और यहाँ पर देखिए आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कितना पोर्शन आपने IGST, CGST, सेस या जो भी आपने टैक्स पेमेंट करी है वो कितनी है, और ये आपकी देखिए चालान रिसीट होती है। तो देखिए यहाँ तक आपने देख लिया है कि किस तरीके से हम GST के अंदर टैक्स की पेमेंट करते हैं। अब इस चालान से जुड़े हुए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या है देखिए, सिंगल चालान इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल द पेमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर द GST रिजिम। GST रिजिम के अंदर आपको देखिए जितनी भी पेमेंट्स करनी है उन सभी के लिए सिंगल चालान जनरेट करना होगा। मतलब सपोज आप टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं, या आप इंटरेस्ट की पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप देखिए फाइन पे करना चाहते हैं या पेनल्टी पे करना चाहते हैं, तो कुछ भी पेमेंट आपको करनी है इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक सिंगल चालान बता रखा है। उसी चालान की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। हर एक तरह की पेमेंट के लिए अलग से चालान जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अमाउंट इज सक्सेसफुली क्रेडिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट अ CIN विल बी जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंक विच विल बी इंडिकेटेड इन दी चालान। आप लोगों ने अभी देखा था कि सबसे पहले आप जब चालान को जनरेट करते हैं और चालान जनरेट हो जाता है तो CIN जनरेट होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है देखिए, क्योंकि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में देखिए पैसा डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर गवर्नमेंट पोर्टल पर है, क्योंकि GST पोर्टल आपका गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो इसीलिए कहा गया कि जब सक्सेसफुली गवर्नमेंट का अकाउंट देखिए क्रेडिट हो रहा है तभी आपका CIN जनरेट होगा, मतलब जब आपका चालान जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑन रिसीप्ट ऑफ CIN द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इफ CIN इज नॉट जनरेटेड एंड इट हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द कॉमन पोर्टल, वन कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म GST PMT 07। क्या कह रहे हैं, इस इमेज की मदद से समझिए। देखिए आपने चालान जनरेट किया, आपने देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपके अकाउंट में, आपको दिख नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप GST कॉमन पोर्टल के देखिए इस सर्विस टैब को ओपन करेंगे, इसमें पेमेंट का टैब आता है। यहाँ पर देखिए ग्रेवियंस अगेंस्ट GST PMT 07 ये आपका फॉर्म नंबर है, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये टैब खुलेगा, ग्रेवियंस अगेंस्ट पेमेंट GST। आप यहाँ पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर देंगे कि सर मैंने देखिए पैसा क्रेडिट कर दिया था लेकिन शो नहीं हो रहा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसीलिए देखिए ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज इज द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट in the account of government by debit of electronic cash ledger / electronic credit ledger and not the date presentation of check or date of पेमेंट। क्या कह रहे हैं कि जो आपकी डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स मानी जाएगी, मतलब किस दिन आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करा, वो आप कब मानी जाएगी, जिस दिन आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा दे देंगे, उस दिन नहीं मानी जाएगी जिस दिन आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में पैसा डाला। देखिए हमने पढ़ा था कि हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश डिपॉजिट करते हैं, तो जिस दिन आपने कैश डिपॉजिट करा वो आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट नहीं मानी जाएगी। जिस दिन आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को या क्रेडिट लेजर को डेबिट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा डालोगे वो दिन आपकी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स मानी जाएगी। तो ये थे देखिए कुछ पॉइंट्स आपके चालान से रिलेटेड, नोट्स बनाकर यहाँ तक प्रिपेयर कीजिए। तो देखिए पेमेंट प्रोसेस GST के अंदर किस तरीके से काम करता है ये आपने अभी तक देख लिया। अब देखिए मेन फीचर्स क्या है GST के अंदर पेमेंट प्रोसेस जो दिया गया है उसके, इस चीज के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम GST इन कॉमन पोर्टल इन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट एंड नो यूज ऑफ मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान। पहला फीचर क्या है कि जितने भी आपके चालान जनरेटेड होंगे, जो आपने देखा PMT 06 चालान, वो आपका देखिए मैनुअली जनरेट नहीं होगा। आपको ये कहाँ जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल के ऊपर
जाकर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, फैसिलिटेशन फॉर द टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो बिना किसी परेशानी के किसी भी समय कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक सिस्टम की जरूरत है और आपको इंटरनेट की जरूरत है। तो ये देखिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। थर्ड आप फीचर क्या है इसमें, कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए देखिए गवर्नमेंट ने कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दी है सप्लायर्स के लिए, तो ये एक बेनिफिट है इसका। रियल टाइम डेटा फॉर टैक्स कलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में गवर्नमेंट को देखिए रियल टाइम बेसिस पर पता लग जाता है कि कितना टैक्स कलेक्शन हुआ। गवर्नमेंट देखिए जीएसटी पोर्टल पर जाएगी और वहां जाकर चेक कर लेगी कितने लोगों ने टैक्स पे करा है और गवर्नमेंट के पास तुरंत डेटा आ जाएगा। इसी तरह फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू दी गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट के अकाउंट में देखिए रेवेन्यू जो है वो तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि अब जब आप पेमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली अपने कैश लेजर से गवर्नमेंट के अकाउंट में करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास तुरंत पैसा आ जाएगा। सपोज अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं फिर बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो रेमिटेंस यहाँ पर गवर्नमेंट के अकाउंट में डिले हो जाएगा। लेकिन अब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो रेमिटेंस फास्ट हो जाता है। पेपरलेस ट्रांजैक्शंस, अब देखिए सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है तो पेपर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, पेपर की सेविंग होती है, इसीलिए कहा गया पेपरलेस ट्रांजैक्शन। स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, अब क्योंकि देखिए सारा सिस्टम ऑनलाइन है तो उसकी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग इस तरीके का सॉफ्टवेयर है ये कि उसकी अकाउंटिंग और रिपोर्ट्स बड़ी ही आसानी से प्रिपेयर की जा सकती हैं बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर। नेक्स्ट है आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन ऑफ ऑल रिसीट्स। जितनी भी रिसीट्स मिली हैं उन सब की रिकंसिलेशन इलेक्ट्रॉनिकली की जा सकती है। बहुत सिंपल है, आप भी देखिए अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास कितना क्रेडिट है, कितनी आपको पेमेंट करनी है, या आप अपने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए गवर्नमेंट के पास भी ये फैसिलिटी है और रजिस्टर्ड पर्सन के पास भी ये फैसिलिटी है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए देखिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर से, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है और ऑल इंडिया लेवल पर देखिए सिर्फ एक ही ब्रांच होगी बैंक की जो कैश में कलेक्शन कर सकती है टैक्स का। तो बैंक्स के लिए भी देखिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो गया। अगर सब जगह देखिए गवर्नमेंट कह देती कि आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो तो बैंकों में भी लंबी लाइनें लग जाती, जिससे बैंकों का वर्कलोड बढ़ जाता। नेक्स्ट आपका देखिए वेयरहाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान। अब आपने देखा कि जितने भी चालान हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान को डिजिटल चालान कहा जाता है। और इन डिजिटल चालान को देखिए स्टोर करना बहुत आसान होता है। अगर चालान देखिए मैनुअली जनरेट किए जाएंगे तो उन मैनुअली जनरेटेड चालान्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस की जरूरत होगी, और इतने सारे सप्लायर से देखिए ऑल इंडिया लेवल पर कितने चालान्स जनरेट होंगे और इन सबको स्टोर करने के लिए कितना सारा स्पेस लगेगा। और डिजिटली जब चालान होंगे तो इनको स्टोर करने के लिए वर्चुअल स्पेस की रिक्वायरमेंट है और आप बहुत कम स्पेस में बहुत सारे चालान्स को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए ये है वो मेन फीचर्स जो जीएसटी पेमेंट प्रोसेस के हैं। 4 से 5 नंबर तक के अंदर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख कर आएंगे। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की, कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, किस तरीके से देखिए इनके अंदर हेड्स बनाए जाते हैं इसके ऊपर। तो देखिए इसके अंदर देखिए 2 हेड्स होते हैं, मेजर हेड और माइनर हेड। देखिए हर एक मेजर हेड के 5 माइनर हेड होते हैं। अगर मैं बात करूं आईजीएसटी के, तो आईजीएसटी हेड के अंदर देखिए आपका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर, इस नाम से 5 माइनर हेड होंगे। इसी तरीके से देखिए सीजीएसटी के अंदर ये 5 होंगे, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और सेस के भी ये 5 माइनर हेड्स होंगे। इन हेड्स के अंदर ही देखिए जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करता है तो वो आईजीएसटी के देखिए टैक्स हेड में अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है, इंटरेस्ट हेड में, पेनल्टी हेड में, फीस में या अदर में, तो वो डिपॉजिट कर सकता है। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो देखिए यहाँ पर जितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के, उसका यूज आप टैक्स की पेमेंट के लिए कर सकते हो, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए कर सकते हो, किसी भी हेड की पेमेंट के लिए कर सकते हो। और यहाँ पर आपको देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है, और इसको करने के लिए जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब आप पीएमटी 09 फॉर्म की मदद से, सपोज आपके मेजर हेड सीजीएसटी के माइनर हेड टैक्स कॉलम में अमाउंट अवेलेबल है और आपको आईजीएसटी हेड के इंटरेस्ट कॉलम के अंदर पेमेंट करनी है, तो पीएमटी 09 फॉर्म की मदद से आप यहां से अमाउंट ट्रांसफर करके यहां पर लेकर आ सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल। इसी तरह देखिए अगर मेजर हेड सीजीएसटी के टैक्स कॉलम में आपके पास पैसा है और आप इंटरेस्ट की पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यही चीज टेक्स्ट में देखिए लिखी गई है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी,
UTGST सेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर हेड्स, ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं मेजर हेड्स के हैं, और हर एक मेजर हेड्स के देखिए 5 माइनर हेड्स होते हैं, ये उनके नाम नीचे लिखकर आपको दिखा दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये देखिए, फॉर्म GST PMT09 में बी यूज्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन आइदर फॉर, PMT09 फॉर्म किस लिए यूज करोगे, ट्रांसफर ऑफ RNS डिपॉजिट्स अंडर एनी माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ सेम or other major heads, or for any amount already lying unutilized under any of the minor heads in electronic cash ledger। क्या बता रहे हैं कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर माइनर हेड के अंदर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तो आप उसको दूसरे माइनर हेड के लिए या दूसरे मेजर हेड के माइनर हेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट में देखिए कह दिया कि अगर आपने गलती से किसी दूसरे हेड में पैसा जमा करा दिया, सपोज आपको IGST के टैक्स कॉलम में पैसा जमा कराना था लेकिन आपने डिपॉजिट कहां कर दिया, इंटरेस्ट कॉलम में, या CGST के टैक्स कॉलम में कर दिया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस फॉर्म की मदद से ये क्रॉस ट्रांसफर किया जा सकता है। यही दोनों बातें देखिए आपको यहां पर लिखकर बताई गई, तो नोट्स बनाकर यहां तक प्रिपेयर कीजिए। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर आई आपकी अमेंडमेंट्स। तो बहुत ही सिंपल सी अमेंडमेंट्स है देखिए, और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए अमेंडमेंट को हम रिवाइज करें इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा। आपने 3 तरीके के लेजर्स GST के अंदर देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, और इन तीनों लेजर्स के अंदर आपके 4 मेजर हेड्स होते हैं और हर एक मेजर हेड्स के 5 माइनर हेड होते हैं। मेजर हेड्स की अगर बात की जाए तो IGST, CGST, SGST और UTGST और सेस, ये हमारे 4 मेजर हेड होते हैं। और हर एक मेजर हेड्स का देखिए, हर एक मेजर हेड के हमारे 5 माइनर हेड होते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर। आपको IGST हेड में टैक्स की पेमेंट करनी है, आप यहां से पेमेंट कर दोगे। IGST हेड में टैक्स की आपकी कितनी पेमेंट ड्यू है ये आप इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में देखोगे। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। और हमने पढ़ा था कि सपोज अगर किसी व्यक्ति को IGST हेड के टैक्स कॉलम में पेमेंट करनी है और उसके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो IGST के इंटरेस्ट कॉलम में पड़ा है या फिर CGST के टैक्स कॉलम में पड़ा है, तो एक हेड से निकालकर पैसा दूसरे हेड में ले जाना होता था। इसके लिए हम यूज करते थे फॉर्म PMT09। ऐसा करके आप ये चीज कर पाते थे। अब गवर्नमेंट ने यहां पर इस चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है। किस तरीके से, जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने अपने पैन के अगेंस्ट में, कोई एक इंडिविजुअल को पैन तो एक ही मिलेगा जो कि इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है, आपने पढ़ा है रिटर्न चैप्टर के अंदर। इस पैन के अगेंस्ट में इन्होंने 4 GST ले रखे हैं, GST 1, GST 2, 3 और 4। अब इनके पास GST 1 में देखिए IGST हेड में पैसा पड़ा हुआ है और यहां से ये इस पैसे को निकालकर GST 2 के अगेंस्ट में पेमेंट करना चाहते हैं। तो पुराने लॉ के हिसाब से ये ऐसा नहीं कर सकते थे। हाँ, आप मेजर हेड और माइनर हेड के अंदर सेम GST के अगेंस्ट में अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहते थे तो इस फॉर्म की मदद से कर सकते थे, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास अगर एक से ज्यादा GST है तो ये जो क्रॉस ट्रांसफर था, अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने अब ये चीज अलाउ कर दी है। मतलब अगर मिस्टर ए के देखिए GST 1 के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के CGST हेड में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको वो यहां से निकालकर GST 2 के अंदर लेकर जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि GST 1 की जितनी भी इनकी लायबिलिटीज हैं वो पे ऑफ हो चुकी हो, वो निल हो। अगर वहां पर लायबिलिटी खड़ी होगी तब ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यही बात देखिए बताई गई है। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर ऑब्लिक माइनर हेड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज ऑलरेडी परमिसिबल अंडर GST लॉ थ्रू PMT09। नाउ a registered person may transfer any balance available under CGST major heads in the electronic cash ledger to the CGST or IGST major heads of the electronic cash ledger of a different registration under the same PAN। भाई ये जितने भी रजिस्ट्रेशन है ये डिफरेंट है, सेम पैन के अगेंस्ट में है और ये रजिस्ट्रेशन आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए, however no such transfer shall be allowed if the said person has any unpaid liability in his electronic liability register। अगर इनके पास पहले से GST 1 का जैसे हमने एग्जांपल लिया था वहां पर लायबिलिटी कुछ अनपेड है तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर लायबिलिटी नहीं है तो बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने यहां पर बिजनेसमैन को बेनिफिट दिया। सपोज यहां पर इनके पास 5 लाख रुपए थे, ठीक है जी।
अब इन्हें यहाँ पर पेमेंट करनी थी 3 लाख रुपए की और यहाँ पे पैसा नहीं था, तो अगर इन्हें यहाँ पर पहले लॉ के हिसाब से हम देखें पेमेंट करनी थी तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना होता और ये 5 लाख रुपए इनका ब्लॉक रहता, तो बिजनेसमैन की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और कहा कि नहीं, आपकी कैपिटल हम ब्लॉक नहीं रहने देंगे, आप यहाँ से यहाँ तक पैसा ट्रांसफर कर लीजिए, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी सिंपल। ये थी हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट इस चैप्टर से रिलेटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो पढ़ ही रखा है हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में इसको और पढ़ते हैं और बात करेंगे इसके यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिफ्लेक्ट द सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट विच मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम यूज करते हैं आउटपुट टैक्स की पेमेंट के लिए। अब यहाँ पर सेल्फ असेस्ड क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए आपने कितना टैक्स पे किया है इसकी कैलकुलेशन आप खुद करते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, मिस्टर ए ने देखिए मिस्टर बी को सप्लाईज प्रोवाइड करी और मिस्टर बी ने पेमेंट करी और साथ में जीएसटी का पार्ट भी पे करा। तो मिस्टर ए देखिए अपनी GSTR-1 फाइल करेंगे, डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज, तो इसके अंदर ये सारी सप्लाईज अपनी मेंशन कर देंगे कहां पर इन्होंने कितनी सेल करी है, कितना टैक्स कलेक्ट किया है। और जब ये मिस्टर बी का पैन डालेंगे तो मिस्टर बी की देखिए GSTR-2 के अंदर ये क्रेडिट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके साथ साथ देखिए जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं करे हैं मिस्टर ए ने, उनके ऊपर भी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और वो कितना होगा आपका 5% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हमने ITC चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्यूट करता है, इसीलिए उसको सेल्फ असेस्ड कहते हैं और इसका यूज आप पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है देखिए आपका इसमें पॉइंट, द टैक्सेबल पर्सन इज अलाउड टू यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। एक टैक्सेबल पर्सन को अलाउ है कि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करे जो उसके क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा है। बहुत नेचुरल सी बात है। देखिए द क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली एंड नॉट अगेंस्ट अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि जो आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आप इसको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, पेनल्टी पे करना चाहते हैं, फीस पे करना चाहते हैं, सेस पे करना चाहते हैं या कोई भी अमाउंट पे करना चाहते हैं GST के अंदर, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नहीं पे कर सकते। इन सभी अमाउंट्स के लिए आपको किसे देखना है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप टैक्स भी पे कर सकते हैं और इसके साथ साथ कोई भी दूसरी पेमेंट आपको करनी है GST के अंदर तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। अब जो पॉइंट है देखिए आपका, ये वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको बताना, इसीलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया। देखिए पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी मेड बाय an unregistered person on the basis of temporary identification number generated through common portal। कह रहे हैं कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या पेमेंट कर सकता है टैक्स की? तो उसी चीज का यहाँ पर आंसर दिया गया। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर GST के अंदर पेमेंट करनी है तो उसे टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा और टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन जब नंबर वो लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बन जाएगा और उसके अंदर पैसा डिपॉजिट करके अनरजिस्टर्ड पर्सन देखिए पेमेंट कर सकता है टैक्स की। अब मन में यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कॉमन कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स क्यों पे करना पड़ेगा? देखिए हमने चार्ज अंडर GST के अंदर पढ़ा है कि बहुत सारी ऐसी सप्लाईज हैं जिसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है और रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तब भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही पॉइंट देखिए यहाँ पर बताया गया कि अगर सपोज मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड है तो सबसे पहले ये क्या करेंगे सर? सबसे पहले ये टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेंगे और इसके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बनेगा, उसमें ये पैसा डिपॉजिट करेंगे और फिर ये गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे टैक्स की। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की। ये देखिए अब इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आपने देख लिया कि आपके पास आ जाता है, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं इस चीज के ऊपर देखिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना रखा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। यहाँ पर रिवीजन पर्पस से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ITC पड़ा है उसको किस ऑर्डर में यूज करना है? तो देखिए सबसे पहले आपको हमेशा अपने IGST के क्रेडिट को यूज करना होता है और IGST के क्रेडिट को निल करना होता है। तो IGST हेड के अंदर अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले आप IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करेंगे उससे, और अगर IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद भी आपके पास एक्सेस क्रेडिट बच जाता है तो आप उसको CGST, SGST या UTGST
की लाइबिलिटी पे करने के लिए किसी भी प्रपोर्शन में, रेशो में यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 5 लाख का क्रेडिट था, ठीक है, और आईजीएसटी की लाइबिलिटी थी 4 लाख। अब मैंने 5 लाख के क्रेडिट में से 4 लाख की लाइबिलिटी माइनस कर दी, 1 लाख का क्रेडिट बच गया, ठीक है। और मेरे पास देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी यहां पर 10,000 और 1,10,000 ये लाइबिलिटी खड़ी है। मेरे पास क्रेडिट कितना है आईजीएसटी का? 1 लाख रुपए का। तो लॉ कह रहा है कि इस 1 लाख रुपए के क्रेडिट को आप किसी भी प्रपोर्शन में, रेशो में यूज कर सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। चाहे तो मैं ये पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ पे लेके आ जाऊं, या 10,000 यहाँ यूज कर लूं, बाकी 90,000 यहाँ यूज करूं, या 50-50 करके भी कर सकते हो अगर लाइबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती। तो यही बात बताई गई है। देखिए, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरली, आपको आईटीसी खत्म करना है आईजीएसटी का पहले, बिल्कुल निल कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि जब आप आईजीएसटी का यूज करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए, तो इसका कोई प्रपोर्शन नहीं बताया गवर्नमेंट ने। आप किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हो। डिटेल में अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आईटीसी चैप्टर के अंदर जाके, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास देखिए सीजीएसटी हेड के अंदर क्रेडिट है, तो सबसे पहले आप यूज कीजिए सीजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में इसका। अगर इसके बाद भी क्रेडिट बच जाता है तो आप आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब आप मन में आ रहा होगा सर आईजीएसटी की लाइबिलिटी तो हमने पहले ही यहाँ पे कर दी थी, तो यहाँ पर कैसे आ गई? ओहो, एक बात समझो कि सपोज आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट कम था, जैसे इसी एग्जांपल को लूं मैं, तो मेरे पास 5 लाख का मेरे पास देखिए क्रेडिट था, 4 लाख की लाइबिलिटी थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्रेडिट देखिए 3 लाख का था और लाइबिलिटी थी मेरी 4 लाख की, तो अभी भी मेरे पास 1 लाख की लाइबिलिटी खड़ी है आईजीएसटी की। तो इस 1 लाख की आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मैं सीजीएसटी का यूज कर सकता हूं, ठीक है। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली बिफोर यूटिलाइजिंग एसजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास सीजीएसटी हेड में क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप उसको पूरी तरीके से निल कर दो, फुल्ली यूटिलाइज कर दो आईजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और इसको खत्म करने से पहले आपने एसजीएसटी की लाइबिलिटी को यूज करा तो वो गलत होगा। मतलब आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी का यूज आप तभी करेंगे जब सीजीएसटी का क्रेडिट आपका निल हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहां पे क्रेडिट पड़ा हुआ है और आपने एसजीएसटी का यूज कर लिया, ठीक है। इसी के बाद आपका लास्ट आता है देखिए एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो अगर आपके पास एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के अंदर क्रेडिट है तो सबसे पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कीजिए, और अगर इसके बाद भी क्रेडिट बच जाता है एसजीएसटी यूटीजीएसटी का तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में इसको यूज कर लीजिए। हमने पढ़ा है देखिए कि आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने के लिए सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट, इसके बाद भी अगर लाइबिलिटी बच जाती है तो सीजीएसटी का, और इसके बाद भी अगर बच जाती है तो एसजीएसटी का। इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक चीज यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी, इनका आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्रॉस यूटिलाइजेशन नॉट पॉसिबल मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सीजीएसटी हेड में क्रेडिट बच गया या फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी हेड के अंदर क्रेडिट बच गया तो आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हो, या वाइस वर्सा। देखिए ये चीज यहां लिख दी गई है, द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, द एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में क्रेडिट यूटिलाइज नहीं करती हैं। वेरी वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब हम रिवाइज कर रहे हैं किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो देखिए अगर आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी के अंदर टैक्स पे करना है और आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी के क्रेडिट को निल करेंगे। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप सीजीएसटी या एसजीएसटी के क्रेडिट को यूज करने से पहले आईजीएसटी के क्रेडिट को निल करना है। अगर सपोज आपके पास सीजीएसटी की लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए और आपके पास आईजीएसटी के अंदर क्रेडिट बचा हुआ है 1 लाख रुपए का, तो आप सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट को यूज करेंगे रादर देन आप सीजीएसटी के क्रेडिट को यूज करें। इसी तरीके से अगर एसजीएसटी के अंदर आपके पास लाइबिलिटी है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आईजीएसटी का क्रेडिट तो नहीं पड़ा, अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है तो उसको निल कर दीजिए। मतलब आपको हर सिचुएशन में आईजीएसटी के क्रेडिट को निल करना है। ये सारी चीजें देखिए आप आईटीसी का जब चैप्टर देखेंगे तो वहां असाइनमेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर रखी है। अब जितनी भी बातें देखिए आपने मेरे साथ यहाँ पर अभी करी, इन सभी को टेक्स्ट फॉर्म में देखिए यहाँ पर लिखा गया और कुछ नहीं किया गया। एक मोटी मोटी हम ऊपर से इसको रीडिंग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन
ऑफ क्रेडिट प्रिस्क्राइब बिलो। देखिए आईजीएसटी के क्रेडिट को पहले आपको यूटिलाइज करना है आईजीएसटी के अगेंस्ट में, और इसके बाद अगर क्रेडिट बच जाता है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के अगेंस्ट में किसी भी प्रपोर्शन में, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, किसी भी प्रपोर्शन में, ये रेशो में आप यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल। इसके बाद अगर आपके पास सीजीएसटी हेड में क्रेडिट है तो सबसे पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी पे कीजिए, और अगर इसके बाद भी क्रेडिट बच जाता है तो आईजीएसटी की लायबिलिटी पे कीजिए। वेरी सिंपल। इसके बाद क्या कहा, अगर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के अंदर आपके पास क्रेडिट है तो सबसे पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे कीजिए, और अगर इसके बाद भी क्रेडिट बच जाता है तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं। Entire ITC of IGST is to be fully utilized before first ITC of CGST, SGST और UTGST can be utilized। कह रहे हैं अगर आपके पास IGST हेड में क्रेडिट है तो सबसे पहले आप इसी का यूज कीजिए, इसके बाद ही आप SGST और UTGST का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है IGST में आपने क्रेडिट बचा लिया और आपने SGST और UTGST या CGST का क्रेडिट यूज किया। इसके बाद देखिए CGST क्रेडिट आपका कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट SGST और UTGST और वाइस वर्सा केस। इसके बाद देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वैसे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, फुल फ्लैज जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर और डिटेल में इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जो बात बताई जा रही है ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि इफ आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी अवेलेबल है वो आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, मतलब गलत तरीकों से अवेल किया है, एक्चुअल में उतना क्रेडिट नहीं था, या फिर इज इनएलिजिबल, आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे। सर सेक्शन 17 है देखिए आपका आईटीसी का, जहां पर हमने पढ़ा है कि किन केसेस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ब्लॉक कर रखा है, तो आपने वो क्रेडिट क्लेम कर लिया तो कमिश्नर के पास ये पावर है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के कमिश्नर के पास में प्रोहिबिट यूज ऑफ आईटीसी, वो आपको प्रोहिबिट कर सकता है, मतलब रोक सकता है कि आप उस आईटीसी का यूज ना करें फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी और फॉर एनी क्लेम और रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। उस अमाउंट के अगेंस्ट में आप कोई भी लायबिलिटी अपनी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ना ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कमिश्नर के पास ये पावर दी गई है। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईटीसी चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा है इसको, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। देखिए रूल 86B के ऊपर ये पॉइंट बात करता है। यहाँ पर हम सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से समझ लेंगे, डिटेल में हमने आईटीसी चैप्टर में से पढ़ा है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability। क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड ₹50 lakhs। आप इसको इस तरीके से समझिए, देखिए अगर किसी टैक्सेबल पर्सन की या रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन देखिए पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप मैक्सिमम 99% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी थी 50 लाख रुपए की, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा था 60 लाख रुपए। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो टैक्स लायबिलिटी है 50 लाख रुपए की, क्रेडिट आपके पास 60 लाख का है, आप पूरा का पूरा देखिए यूज कर सकते हैं और 10 लाख रुपए का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं, यहां पर आप पूरा का पूरा क्रेडिट यूज नहीं कर पाएंगे। आपको कितना क्रेडिट अलाउ किया जाएगा? 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी, यानी कि 99% ऑफ 50 लाख। तो यानी कि आप 49,50,000 रुपीज ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, और बैलेंस 50,000 की जो आपकी लायबिलिटी है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी, मतलब आपको गवर्नमेंट को कैश पे करना पड़ेगा। और ऐसा कब किया जाएगा? जब आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइजेज, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइजेज का क्या मतलब है? आपकी सेल, और इस सेल के अंदर से एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई को हटा दिया गया है। आपको ध्यान देना है कि अगर सेल आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख को एक्सीड कर जाए तभी ये प्रोविजन लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, आईटीसी चैप्टर के अंदर आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए रिफंड ऑफ एनी अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश ऑब्लिक क्रेडिट लेजर बाय अ पर्सन वुड बी डेबिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश ऑब्लिक क्रेडिट लेजर। कह रहे हैं कि अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट कर दिया जाएगा। डेबिट कर दिया जाएगा मतलब क्या है? आपके
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से पैसा निकाल के आपको दे दिया जाएगा। एग्जांपल से समझ लीजिए ये चीज भी, 10,000 रुपए का सपोज आपके पास क्रेडिट था, कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस था। टैक्स लाइबिलिटी थी आपकी 8500 रुपीज की, तो आपने 2500 रुपीज का रिफंड क्लेम कर दिया। तो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट आपका, वो आपको 2500 रुपए का रिफंड वापस कर देगा और इस रिफंड को करने के लिए वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से 2500 रुपए कम कर देगा, यानी कि उसको डेबिट कर देगा। बहुत सिंपल, यही चीज बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, वेयर द रिफंड क्लेम इज रिजेक्टेड आइदर फुल और पार्टली, अगर आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया, पूरा का पूरा रिफंड रिजेक्ट हो गया या कुछ पार्ट रिफंड का एक्सेप्ट हो गया, कुछ रिजेक्ट हो गया। सपोज 8500 का देखिए आपके पास यहाँ टैक्स लाइबिलिटी थी, 2500 का आपने रिफंड क्लेम किया, डिपार्टमेंट ने 2000 का रिफंड एक्सेप्ट कर लिया, 500 का रिजेक्ट कर दिया, तो यह है पार्टली एक्सेप्टेबल। द अमाउंट डेबिटेड अर्लियर शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश ऑब्लिक क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिजेक्टेड। क्या कह रहे हैं कि जितना देखिए आपका रिफंड रिजेक्ट किया डिपार्टमेंट ने, उतने ही अमाउंट से वो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। वेरी सिंपल, जैसे 500 का रिजेक्ट हुआ था तो 500 रुपए से आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, बहुत सिंपल पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि सपोज आपने अगर आईजीएसटी के क्रेडिट का यूज किया है पेमेंट करने के लिए सीजीएसटी की लाइबिलिटी, एसजीएसटी की लाइबिलिटी या यूटीजीएसटी की लाइबिलिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आईजीएसटी का क्रेडिट देखिए आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं और वाइस वर्सा केस भी पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप इसके अगेंस्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपने आईजीएसटी की क्रेडिट का यूज किया इन हेड्स की लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी के अकाउंट से क्रेडिट निकालकर ट्रांसफर कर देगी सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अकाउंट के अंदर। इसी तरह अगर सीजीएसटी, यूटीजीएसटी या एसजीएसटी के क्रेडिट का यूज किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट देखिए क्या करेगी, इसमें से क्रेडिट निकालकर ट्रांसफर कर देगी आईजीएसटी अकाउंट के अंदर। बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पर देखिए एसजीएसटी, यूटीजीएसटी का क्रेडिट किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो यही चीज बताई गई है। एग्जांपल दिया गया, देखिए सपोज आईजीएसटी में क्रेडिट है 2 लाख रुपए का, आईजीएसटी की लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, क्रेडिट बच गया 1 लाख रुपए का, आपने जब माइनस किया क्रेडिट यहां से, इसके बाद अब आपने क्या करा, 50,000 देखिए यूज कर लिया आपने सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए और 50,000 आपने एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए यूज किया। तो आपने क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आईजीएसटी अकाउंट से देखिए पैसा निकालकर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। कितना अमाउंट, जितना आपने यूज किया है पेमेंट के लिए, यहाँ पर 50,000 तो 50,000 कर दिया जाएगा और वाइस वर्सा अगर केस होता है तो स्टेट गवर्नमेंट ये चीज कर देगी। बहुत सिंपल। तो ये था देखिए आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ऊपर टॉपिक, नोट्स बनाकर प्रिपेयर कीजिए। आपने पढ़ा था कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने देखिए रूल 86A के अंदर छोटी सी एक अमेंडमेंट करी और इसकी मदद से गवर्नमेंट यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए बैलेंस को यूज करने से। क्या वो कंडीशंस हैं और सिचुएशंस हैं, उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ने रूल 86A के अंदर एक अमेंडमेंट दी। क्या अमेंडमेंट दी, गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो आईटीसी है वो यूज नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, अगर देखिए कमिश्नर के पास या ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय कमिश्नर, इन दो व्यक्तियों के पास रीजनेबल बिलीव्स हैं कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो आपको आईटीसी जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसको यूज नहीं करने दिया जाएगा। बीन फ्रॉडलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल मे नॉट अलाउड डेबिट of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger। अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए उस सिचुएशन में आप आईटीसी का यूज नहीं कर सकते हो अगर देखिए रीजनेबल बिलीफ है कमिश्नर के पास या उस ऑफिसर के पास जिसको कमिश्नर ने ऑथोराइज किया है कि आपने आईटीसी फ्रॉडुलेंटली लिया है या वो आईटीसी के लिए आप इनएलिजिबल थे, एलिजिबल नहीं थे। और यहां पर जो ऑफिसर ऑथोराइज्ड किया जाएगा देखिए वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर होगा और इसके पास देखिए रीजनेबल बिलीव्स होने चाहिए दैट आईटीसी अवेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज आइदर इनएलिजिबल और हैव बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड। जो आपने आईटीसी लिया है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाया है, ठीक है, वो या तो आपने गलत तरीके से लिया है, फ्रॉडुलेंटली लिया है, या वो इनएलिजिबल आईटीसी था लेकिन आपने दिखा दिया है। बिफोर डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रूल 86A, ठीक है। तो ये जो रीजनेबल बिलीफ होंगे गवर्नमेंट ने यहां पर इनको भी डिफाइन किया है कि कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिसके बिहाफ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो क्रेडिट पड़ा है उसको लेने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए द रीजन फॉर सच बिलीव मे बी बेस्ड ऑन
वन और मोर फॉलोइंग ग्राउंड्स, नीचे जो आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर देखिए कमिश्नर या फिर जिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए, वो आईटीसी यूज करने से आपको रोक सकता है। तो वन बाय वन हम इन 5 चीजों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है, द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द इनवॉइसेज और डेबिट नोट issued by a supplier who is found to be non-existent or is found not to be conducting any business from the place declared in registration। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि देखिए, अगर बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर सप्लायर नहीं है, मतलब देखिए हु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब सप्लायर एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो आप आईटीसी कैसे ले सकते हो? आपने मतलब झूठे इनवॉइसेस दिए हैं, या फिर सप्लायर एग्जिस्टेंस में था लेकिन जिस जगह से सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लेते टाइम कहा था कि वो बिजनेस रन करेगा, वहां से वो बिजनेस रन नहीं कर रहा, तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट है उसको यूज करने नहीं देंगे। ठीक है, क्या नहीं है? सप्लायर नहीं है, या फिर प्लेस से रजिस्ट्रेशन लिया गया था, उस प्लेस से सप्लायर अपना काम नहीं कर रहा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट में क्या बताया, द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स विदाउट एक्चुअली रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव ही नहीं करे, सिर्फ बोगस इनवॉइसेज बनवा लिए और उन इनवॉइसेज के अगेंस्ट में आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, हम आईटीसी फ्रीज कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, the credit is availed by the registered person on invoices or debit note the tax in respect of which has not been paid to the government। क्या मतलब है? छोटा सा एग्जांपल, ये हमारे सप्लायर है मिस्टर ए, ये हमारे रिसिपिएंट है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने देखिए सप्लाईज प्रोवाइड करी, मिस्टर बी ने पेमेंट करी। पेमेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी का अमाउंट। अब ये जो सप्लायर है, इन्होंने ये टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम आपका आईटीसी भी ब्लॉक कर देंगे, रिसिपिएंट इस ट्रांजैक्शन पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। यही बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, ऑन इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज नॉट बीन पेड टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया गया। इसके बाद क्या बताया, द रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस। भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं जो आईटीसी क्लेम कर रहा है। ठीक है, और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन। आपने जो प्लेस डिक्लेयर किया था रजिस्ट्रेशन लेते टाइम, उस प्लेस से रिसिपिएंट काम ही नहीं कर रहा है या फिर रिसिपिएंट ही नहीं है। ठीक है, तो आईटीसी आपको नहीं लेने दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर रिसिपिएंट ही गायब हो गया तो आईटीसी क्लेम कौन करेगा? तो देखिए सपोज अगर आपने एक नकली ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो सिर्फ पेपरों पे एग्जिस्ट करती है लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर रही, तो एक्चुअल में तो उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है कि रिसिपिएंट नहीं है, तो वहां पर आईटीसी हम नहीं लेने देंगे रिसिपिएंट को। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या है, द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर इट। कह रहे हैं कि आप क्रेडिट लेना चाहते हो लेकिन आपके पास इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है। तो देखिए ये तो हमारी बेसिक कंडीशन होती है आईटीसी क्लेम करने की कि आपके पास अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अगर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप आईटीसी भी नहीं ले पाओगे। वही बात यहां बता दी गई है कि अगर आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं है, ठीक है, या कोई और दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम आपको आईटीसी लेने नहीं देंगे। तो देखिए ये वो 5 कंडीशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े बैलेंस को यूज करने से। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की। पहले भी हमने इसके बारे में देखिए पढ़ा था लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जो आती हैं, इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है, उसका क्या ऑर्डर रहता है। तो 1 बाय 1 हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें बता रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर या लेजर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्या रिफ्लेक्ट करता है ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी है, ये चीज आप कैसे पता लगा सकते हो? आप अपने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को या लेजर को देखकर चेक कर सकते हो। फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। कौन कौन से अमाउंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर डेबिट किए जाते हैं, मतलब जिनसे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है सीजीएसटी एक्ट के अंदर। तो ये देखिए, all amounts payable towards tax, interest, late fee and any other amount as per return file। जो भी आपने रिटर्न फाइल करी है, जो भी आपकी जीएसटीआर 3B जाती है, उसके हिसाब से जितना भी आपका देखिए
टैक्स बनता है, इंटरेस्ट बनता है, लेट फीस बनती है या कोई भी अमाउंट बनता है, वो आपके डेबिट साइड पे आता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के। नेक्स्ट, ऑल अमाउंट्स पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड एनी अदर अमाउंट्स डिटरमाइंड, अब यहां पर वर्ड डिटरमाइंड आ गया है, इन प्रोसीडिंग्स बाय एन असेसिंग अथॉरिटी और एज असर्टेन बाय द टैक्सेबल पर्सन। आपने रिटर्न फाइल करी, उसके हिसाब से जितना आपका टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी बनी थी वो आपके देखिए डेबिट साइड में आ गई। आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, डिटरमाइन की गई, देखिए आपने रिटर्न फाइल करी थी सपोज, या आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, दोनों ही सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी, पेनल्टी, टैक्स की लायबिलिटी डिटरमाइन करी, तो वो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपने सपोज रिटर्न फाइल करने के बाद देखा कि आपकी लायबिलिटी ज्यादा थी, तो आपने असर्टेन करी, तो वो भी आपके लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड में शो की जाएगी। नेक्स्ट आता है देखिए द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, जितना भी आपका अमाउंट टैक्स का पेबल है या इंटरेस्ट का, डेबिट साइड पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के। एनी इंटरेस्ट अमाउंट दैट में एक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी इंटरेस्ट आपका देखिए टाइम टू टाइम एक्रू होगा, जो पेबल है जीएसटी एक्ट के अंदर, वो आपके डेबिट साइड पे शो होगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के। तो ये था देखिए वो चीजें जो आपके लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड में आती है, मतलब इससे आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये जो लायबिलिटी आ गई है, इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, मतलब क्या सीक्वेंस रहेगा इसको डिस्चार्ज करने का, किस तरीके से आपको करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेना है ऑल ड्यूज रिलेटेड टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड। प्रीवियस टैक्स पीरियड के जितने भी ड्यूज हैं आपको सबसे पहले उनको डिस्चार्ज करना है, चाहे वो आपका टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, फीस हो, फाइन हो, कुछ भी हो, वो आपको करना है। इसके बाद जितने भी ड्यूज आपके करंट टैक्स पीरियड के हैं आप वो डिस्चार्ज करोगे, और इन दोनों के होने के बाद आप क्या करोगे, ऑल ड्यूज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 एंड 74। अब सेक्शन 73 और 74 के अंदर डिमांड नोटिस आता है आपके पास। देखिए डिमांड नोटिस का क्या मतलब है, सपोज आपने जीएसटी की लायबिलिटी पे करी, आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में गई, रिटर्न की जब चेकिंग हुई तो प्रॉपर ऑफिसर ने फाइंड किया कि आपने टैक्स कम पे किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए आपके पास डिमांड नोटिस आएगा, मतलब इस नोटिस के अंदर मेंशन होगा कि कितना आपने टैक्स कम पे करा है जो आपको अब और पे करना पड़ेगा। तो यही चीज बताई गई है कि अगर कोई डिमांड नोटिस आए तो सबसे आखिर में आप उसको डिस्चार्ज करेंगे। ये है आपका देखिए सीक्वेंस डिस्चार्ज करने का लायबिलिटी का। तो देखिए आपने टेक्स्ट देख लिया है, एक बार हम इमेज देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। देखिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिखाया जा रहा है। नहीं देखने का मन हो आपका इस चीज को तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो देखिए जीएसटी PMT 01 आपका फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का, एक टैक्सेबल पर्सन का। देखिए डिमांड आईडी, डिमांड डेट आपकी, जीएसटी टेम्परेरी आईडी अगर ले रखी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने तो वो आ गया। देखिए नेम, ट्रेड नेम आ गया यहाँ पर आपका, किस पीरियड से किस पीरियड तक के लिए देखिए आपकी ये रजिस्टर डिटेल्स शो कर रहा है, यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखिए सीरियल नंबर, डेट, आपका टैक्स पीरियड भी एप्लीकेबल है आपका, ठीक है। लेजर यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी, सपोज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिख दिया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिख दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ट्रांजेक्शन टाइप आपका कि डेबिट आपका पेबल रहता है, क्रेडिट देखिए आपका पेड होता है कि कितना आपने पे कर दिया है, तो डेबिट क्रेडिट यहाँ पर लिख दिया जाता है। अमाउंट डेबिटेड ऑब्लिक क्रेडिट, ये देखिए यहाँ पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर और सबका टोटल आ जाता है। इसी तरीके से अमाउंट ये जितना आपका पेबल है, ठीक है, यहाँ पर आप शो कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा देखिए आपका ये लेजर है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिखा दिया गया है, नोट करने की जरूरत इसको बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नोट्स दिए गए हैं देखिए इसी लेजर से रिलेटेड, ये भी आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है, एग्जाम पर्पज से इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। एग्जाम के लिए सिर्फ इतना पार्ट आपके लिए रेलेवेंट है। तो बहुत सिंपल सा आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। अगर एग्जाम में नोट आया इस टॉपिक के ऊपर तो आप बड़ी आसानी से देखिए लिख सकते हैं। देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स में हमारा लास्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। नाम से आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने टैक्स की पेमेंट डिले करी तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, किस रेट से इंटरेस्ट पे करने का सर, 18% से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रीड कर लेते हैं एक बार। अ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और इन पार्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अगर आपने पूरा का पूरा टैक्स पे नहीं करा या कुछ पार्ट पेमेंट कर दी थी तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने डिले कर दी है पेमेंट ऑफ टैक्स में, और इंटरेस्ट का रेट आपका 18% से रहेगा। अब कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर बात करते हैं। देखिए द इंटरेस्ट इज पेबल किस पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट। ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से आपका देखिए इंटरेस्ट की लायबिलिटी शुरू हो जाएगी और कब तक चलेगी, ऑफ द पेमेंट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 20 अप्रैल को देखिए मुझे रिटर्न फाइल करनी थी और अपना टैक्स पे करना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने कब पेमेंट करी, 15 मई को।
तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखिए फॉलोइंग द ड्यू डेट, अब 20 तारीख की नेक्स्ट डेट कौन सी हो जाएगी? 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल से जिस दिन मैंने एक्चुअल में पेमेंट करी 15 मई को, यहां तक का पीरियड आप निकाल लीजिए, ये होते हैं 25 डेज। तो इन 25 दिनों के लिए 18% के बेसिस पर, देखिए ये 18% आपका पर एनम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 18% के हिसाब से आपको 25 दिनों के लिए इंटरेस्ट पे करना होगा, जितना भी आपने टैक्स डिले पेमेंट किया है। नेक्स्ट आपका देखिए जो भी आपका इंटरेस्ट पेबल होता है ये डेबिट होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। हमने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की सेपरेट वीडियो देखी है जहां पर हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजें डेबिट होती हैं, तो उसी में से एक हमारा इंटरेस्ट भी था, यही बात यहाँ बता दी। इंटरेस्ट कैन बी पेड वॉलेंट्री। अब आप कहोगे कि सर हम खुद इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे? सपोज आपने बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स करी है, आपने किसी पुराने पीरियड की टैक्स पेमेंट की है, तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो आपने खुद इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी किया जा सकता है। इसके बाद इंटरेस्ट लायबिलिटी can be adjusted with the balance in electronic cash ledger but not with balance in electronic credit ledger। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमने बहुत पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स की पेमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट, फीस, फाइन, पेनल्टी कुछ भी पेमेंट करनी है या टैक्स ही पे करना है तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करना है, बहुत सिंपल। इसके बाद देखिए एक पॉइंट आता है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट क्या कहता है कि सपोज आपने अनड्यू और एक्सेस क्लेम किया इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन किया अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रजिस्टर्ड पर्सन को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट देखिए नॉट एक्सीडिंग 24% रहेगा। कितने अमाउंट पर? जितना आपने अनड्यू और एक्सेस क्लेम किया है आईटीसी, या जितना आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करी है, ठीक है। सपोज किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर उस व्यक्ति ने अपनी टैक्स लायबिलिटी कर ली 50,000। तो यहां पर एक्सेस क्रेडिट कितना लिया गया है? एक्सेस क्रेडिट आपने लिया कितना? 50,000 रुपीज का। तो इस 50,000 रुपीज के ऊपर आपको 24% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये डिसाइड कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये था देखिए आपका सिंपल सा टॉपिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर आप डिले करते हो अपनी पेमेंट ऑफ टैक्स में, नोट्स बनाकर प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।